हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो आपको 20 नंबर बिल्कुल पक्का करा देगा, यानी कि 20 में 20 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर करा देगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में आपके पूरे बुक में जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पूरे बुक में आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारा इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप 20 में 20 नंबर लाओगे भाई सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा वो बोर्ड पेपर में 100% आएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही साथ बताने वाला हूं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल 3 स्टार वाले प्रश्न हैं, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। और आपके ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, पूरे बुक में से मैंने लिया है, तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पहले लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सारे आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी की क्रांति जो है वो उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी कि का वाला 1788 ईस्वी या 1789 ईस्वी या 1790 या फिर 1787। तो माय डियर स्टूडेंट, जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हमारी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है। जो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव आज आप लोग क्लियर कर लो, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी जो है इसका संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, कावूर या मैथ्सनी? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जो था वो मैथ्सनी था, ठीक है, मैथ्सनी। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है? तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जर्मनी का एकीकरण मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये सारा पढ़ा रखा है, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है? तो ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑटो वन बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम, हिटलर या मैथ्सनी। तो जो हमारा जर्मनी का एकीकरण का श्रेय हमारा ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को जो है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, या राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ उसका क्या नाम है, ठीक है। जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है माय डियर स्टूडेंट? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है वो फ्रांस से हुआ है। कहां से हुआ है? फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ, और यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग आते हैं। यहां ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप लोग यार कसम से ये क्वेश्चन तैयार कर लिए ना, तो फिर आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे सामाजिक विज्ञान में, ऑब्जेक्टिव का जो क्लियर हो जाएगा। नेपोलियन का पराजय कब हुआ? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। नेपोलियन का पराजय कब हुआ? 1815 में। कब हुआ था? 1815 में हमारे जो नेपोलियन है उनका पराजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। यहाँ सवनीय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? भाई सवनीय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने नमक को इतना महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर तथा गरीब सभी करते हैं, या भोजन का अभिन्न हिस्सा है, या नमक तैयार करने का सरकार का एक अधिकार था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, तो इसमें जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नमक का जो प्रयोग है वो अमीर गरीब कैसे भी लोग हैं सभी लोग करते हैं। अगर भोजन में, फूड में नमक ना हो तो उसका स्वाद बेकार है, ठीक है। तो वैसे ही नमक पर इसलिए दिया गया कि भाई नमक इतना कम, अब तो बहुत सस्ता है देखते होंगे, तब इसकी जो है कीमत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा कर लगा दिए जाते थे। सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया?
1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1930 में हमारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि चौरी चौड़ा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौड़ा कांड हमारा किस वर्ष घटित हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। तो चौरी चौड़ा कांड आपको बताना है माय डियर स्टूडेंट। तो चौरी चौड़ा कांड जो है वो हमारा 1922 में घटित हुआ था। कब? 1922 में हमारी चौरी चौड़ा कांड घटित हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। आज आपने ये सारा पढ़ लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़कर आओगे भाई सामाजिक विज्ञान में। ऐसे मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड करा रहा हूं। हिंदी का ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट बन गया है और वैसे भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जानती हो 1885 में, 1904 में, 1857 में या 1855 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में किया गया था। कब किया गया था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसका कथन था? कहने का मतलब जो स्वराज्य है हमारा स्वयं का जो राज्य है, स्वराज्य का मतलब स्व मतलब स्वयं, राज्य मतलब राज्य, स्वयं का राज्य। तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो ये जो कहा था वो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि भैया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आओ। यहाँ महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंडी जो हमारा महामंडी है उसका प्रारंभ हमारा किस वर्ष हुआ था? मतलब किस वर्ष में हमारा महामंडी हुई थी? 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में। तो महामंडी माय डियर स्टूडेंट, महामंडी का जो प्रारंभ है वो हमारा 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हमारी जो महामंडी है उसकी प्रारंभ हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने एक डाउट को क्लियर करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आपको डाउट है तो देखो डाउट क्लियर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट, वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 माय डियर स्टूडेंट, इसमें पूछ रहा है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध है, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ठीक है। तो ऐसे हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये सारे थे, बट इसका प्रारंभ कब हुआ था वो आपको बताना है। 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में। तो ये जो है प्रारंभ हुआ था ये 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक समझ में आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका में रेडर पेस्ट क्या था? अफ्रीका में एक बीमारी फैली थी जिसे हम लोग रेडर पेस्ट कहते हैं। तो ये एक जानवर भी नहीं था, एक घटना भी नहीं था, ये एक क्या था? एक खेल भी नहीं था, एक बीमारी था। जो रेडर पेस्ट है एक बीमारी था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि 90% जो है जानवर की मृत्यु हो गई थी। बहुत ही खतरनाक था बीमारी ये जानवरों के लिए, और 90% जानवरों की मृत्यु हो गई थी, केवल 10% बचे थे। 10% में भी बहुत सारे राजा ने उसको कब्जा कर लिया, बहुत ही कम जानवर बचे थे। तो ये रेडर पेस्ट जो था एक भयानक बीमारी था और बहुत ही खतरनाक था, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुआ? जो हमारी औद्योगिक क्रांति है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ? औद्योगिक क्रांति तो सभी को पता होगा किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। अमेरिका में, रूस में, इंग्लैंड में, चीन में। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो इसका हमारा सही आंसर है इंग्लैंड। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हमारा जो है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? इंग्लैंड से, ठीक है। तो हमारा इंग्लैंड सही है, गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है और आप लोगों को बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से में हुई? पुनर्जागरण की शुरुआत हमारा किस देश में हुआ था?
रोम में, इटली में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रिया में। तो भैया जो पुनर्जागरण है उसकी जो शुरुआत है वो हमारा इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हमारा पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। और हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का खा वाला ऑप्शन सही है, इटली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपका सारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो सके। 17 नंबर क्वेश्चन है, पेरियार और रामास्वामी नायकर कौन थे? जो पेरियार जो है, रामास्वामी नायकर कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये एक वैज्ञानिक थे या एक शिक्षाविद थे या समाज सुधारक या लेखक थे? तो जो पेरियार हैं, रामास्वामी जी हैं, वो जो नायकर थे वो हमारे एक समाज सुधारक थे। कौन थे? एक समाज सुधारक थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा 17 नंबर क्वेश्चन का गा वाला ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन सा है इन चारों में से जो एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली है, पीली है, लेटराइट है, सीमेंट है। देखो काली मृदा तो पाई ही जाती है, तो ये एक प्रकार है। पीली भी है, लेटराइट भी है, बट सीमेंट जो है एक हमारा मिट्टी का प्रकार नहीं, ये एक कच्चा माल है। ठीक है, जो कि हमारे पत्थर वगैरह इन सबको पीसकर बनाया जाता है, चूना पत्थर। तो ये हमारा 18 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको बहुत ही अच्छे से 18 में 18 समझ में आ गया होगा। देखो 18 में 18 आना ही चाहिए, जो नहीं आया हो आप पीछे करके समझ लो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारे क्वेश्चंस को समझते चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं और इसमें पूछ रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन देखा है पेपर में, कितनी बार आया हुआ है, बहुत सारे वायरल पेपर में मैंने देखा है, बहुत सारे मॉडल्स में, और नेक्स्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन देखा है। मतलब यही क्वेश्चन, कपास की खेती, ये क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना, बहुत सारे आपके पास मॉडल पेपर होंगे, बहुत सारे वायरल पेपर होंगे, आप चेक करो। मैं तो कह रहा हूँ खुल के चेक करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो भाई पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मेन कारण है वो है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण बहुत ही ज्यादा भूमि निम्नीकरण होता है पंजाब में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो गा वाला ऑप्शन सही है, अधिक सिंचाई जो है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कपास की खेती जो है उसके लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा। तो माय डियर स्टूडेंट, जो कपास की खेती है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मृदा मानी जाती है वो काली मृदा। काली मृदा जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए। ठीक है, तो 20 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं और 20 में 20 आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा भी रखा है और आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितना हम पढ़ेंगे उतना चमकेंगे, तो पढ़ते रहो। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा इन चारों में से कौन सा है जहां हम लोग सीढ़ीदार खेती करते हैं, तो वो हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी कि 21 नंबर का हमारा घा वाला ऑप्शन सही है कि उत्तराखंड जो है वहां हम लोग सीढ़ीदार खेती करते हैं, सीढ़ीनुमा खेती। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर, इनमें से कौन सा राज्य है या संघ है? राज्य या संघ? राज्य या संघ। ठीक है, राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो किस में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में जो है, चाहे आपका राज्य हो या संघ हो, कुछ भी कह सकते हो, इसमें हमारी काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा। तो ये हो गया 22 क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखें अब। 23 नंबर आ जाओ भाई। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। चिपको आंदोलन संबंधित है। जो हमारा चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। तो चिपको आंदोलन सभी को पता होगा कि एक बड़ा सा वन का क्षेत्र था, उसको लोग काटने के लिए आए थे भाई, पेड़ों को। ठीक है, अब उसको बचाने के लिए जो लोग थे इससे चिपक गए थे पेड़ से, ताकि वो जो है पेड़ को ना काटो। अगर काटना है तो पहले मुझे काटो, फिर पेड़ को काटो। इसलिए ये जो है ये वन संरक्षण है, वन से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको पेड़ पौधों से मिलती है जो आपको नहीं दिखाई देती। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपसे पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान या फिर पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय पार्क आपके मानचित्र में, तो आप लोगों ने देखा होगा, असम है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश या
पश्चिम बंगाल। तो माय डियर स्टूडेंट इसका जो हमारा होगा वो पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल जो है वो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल बांध। सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध, सलाल बांध हमारा किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलुज या कृष्णा? तो सलाल बांध जो हमारा वो चिनाब नदी पर बना है। किस नदी पर? चिनाब, ठीक है। तो 25 नंबर का हमारा खा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी है जो एक रबी की फसल है? आपको पता है रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, इसमें से कोई ना कोई आएगा। तो हमने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिया है क्योंकि ये हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखा है। चावल है, चना या काला चना, मोटे अनाज या कपास? तो इनमें से कौन सी है जो एक रबी की फसल है? तो वो हमारा चना या काला चना जो है एक रबी की फसल है। क्या है? ये जो है एक रबी की फसल है, चना या काला चना, ठीक है। यानी कि हमारा 26 का खा वाला ऑप्शन सही है। 27 नंबर, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? कौन सा है एक फलीदार फसल? दाल है, मोटे अनाज, ज्वार या तिल? देखो भाई इसमें फली का मतलब होता है जिसमें फूल लगते हैं, तो वो हमारा जो है दाल में आपने देखा होगा, अगर आपने दाल का पौधा देखा होगा तो उसमें फूल लगते हैं, फिर उसमें दालें लगती हैं, ठीक है। तो 27 ऑब्जेक्टिव हम लोगों का क्लियर हो चुका है। 28 नंबर ऑब्जेक्टिव पर हम लोग आते हैं। 28 नंबर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है जिसमें रेशे होते हैं? रेशेदार फसल, ठीक है। जूट है, कॉफी है, जव है, रबड़ है। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें से हमारी कौन सी है जो एक रेशेदार फसल है जिसमें रेशे होते हैं? तो जूट है या कॉफी है, जव है, रबड़ है, क्या है? तो इसमें जो हमारी एक रेशेदार फसल है वो क्या है? वो हमारा है जूट है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। तो सारा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ही लिया गया है, सारा तैयार करना। 29 नंबर, कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? जो कर्तन दहन कृषि है वो किस राज्य में इन चारों में से पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम? तो माय डियर स्टूडेंट कर्तन दहन कृषि जो है वो हमारा मिजोरम में पाया जाता है। कहाँ? मिजोरम में पाया जाता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? सेम क्वेश्चन है शायद, इसमें भी सेम था। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जान जाओ। जूट है, कॉफी है, जो है, रबड़ है। तो सभी को पता है जूट है और जूट आपका सही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो 2 बार हो चुका तो आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझना। एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये शब्द याद रखना। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अर्वरक, लौह एक्स, तांबा? तो जो हमारा झारखंड में स्थित कोडरमा है, ना, ये हमारा अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। किसका? अर्वरक का, ठीक है। तो 31 नंबर का हमारा खा वाला सही है। अब हम लोग आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? कौन सा खनिज है इन चारों में से जो एक आधारभूत खनिज है जिसका प्रयोग हम हर एक चीज में करते हैं? मैग्नीज, अर्वरक, लौह एक्स, तांबा? तो इनमें से जो हमारा आधारभूत खनिज है वो हमारा है लौह एस्क। क्या है? लौह एस्क जो है हमारा एक आधारभूत खनिज है। क्या है? एक आधारभूत खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, एंथेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो एंथेसाइट है, एंथेसाइट इसका संबंध हमारा किस खनिज से है? तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला। तो एंथेसाइट का जो संबंध है माय डियर स्टूडेंट वो कोयला से है। किससे है? कोयला से है एंथेसाइट का संबंध, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? आपसे ये पूछ रहा है कि इन चारों में से हमारा कौन सा ऐसा उद्योग है जो चूना पत्थर है ना, चूना और पत्थर, उसको कच्चे माल के रूप में बना देता है और प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम, प्रागलन, चीनी तो भाई गन्ना से बनता है, मोटर गाड़ी तो बहुत सारे, सीमेंट आप लोगों ने देखा होगा कि वो चूना पत्थर को बहुत ही ज़्यादा महीन, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं मुलायम ऐसे बना दिया जाता है ना, कोमल, तो सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ना। देखे होंगे, एक बार टच करोगे सीमेंट को तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यार इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है, मैंने एक बार देखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? उद्योग बताना है। उसमें ऊपर जो था वो आधारभूत हमारे खनिज थे, इसमें उद्योग चाय, गन्ना, लौह इस्पात। तो लौह इस्पात ही है, लौह है जिसमें, वो सही है, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया है और सारे क्वेश्चंस हमें देखना भी है। 36 नंबर क्वेश्चन सब हम लोग आते हैं और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे अच्छे से।
36 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा इनमें से कौन सा पत्तन है जो पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन तथा पूर्व सुरक्षित है। चेन्नई है या पारादीप है या तूतीकोरिन है या विशाखापट्टनम है। तो इसमें से हमारा कौन सा है, वो हमारा विशाखापट्टनम सही है। घा वाला ऑप्शन सही है, जो विशाखापट्टनम है वो। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन भारत में प्रमुख साधन है। इन चारों में से कौन सा परिवहन है जो भारत में सबसे अच्छा है, भारत में प्रमुख साधन है। पाइपलाइन कभी किया है इससे परिवहन? नहीं ना। रेल से किया है बट उतना ज्यादा प्रमुख नहीं है। ठीक है, सड़क परिवहन सबसे ज्यादा प्रमुख है। वायु परिवहन, देखो वायु से तो अभी तक हमने नहीं किया यार और रेल परिवहन से किया है बट उतना ज्यादा नहीं। बट सड़क के द्वारा हम बहुत सारी यात्रा करते हैं, बहुत सारे जगह टहलते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। तो सड़क परिवहन जो है वो हमारा सबसे ज्यादा मेन है भारत में। शायद सारे देश में यही होगा, क्योंकि कहीं भी भाई जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो कैसे सड़क से ही अपना काम करेंगे। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। तो इन चारों में से कौन सा है जिसका जो निर्यातक है वो भारत नहीं है? तो उर्वरक जो है, उर्वरक का जो निर्यातक है वो भारत नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन का खा वाला ऑप्शन सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में बताना है हमारे स्टूडेंट। तमिल, ईसाई, सिंघली, मुस्लिम। तो श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका में जो है वो बहुसंख्यक वर्ग वो सिंघली है। कौन सा है? सिंघली जो है वो एक बहुसंख्यक वर्ग है श्रीलंका में। श्रीलंका में जो है वो सिंघली बहुसंख्यक वर्ग है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? कौन सा है जो संघीय राज्य नहीं है? ठीक है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। तो हमारा कौन सा है जो एक संघीय राज्य नहीं है, जो मतलब देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो मणिपुर जो है वो एक संघीय राज्य है, हमें नहीं बताना है। हिमाचल प्रदेश भी है। दिल्ली जो एक शहर है ना कि एक राज्य है, ये एक संघीय राज्य नहीं है, इसका स्टेट में नहीं है, ये तो एक राज्य नहीं है। ठीक है, सिटी है। आप दिल्ली, मुंबई ये सब सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। तो भारत में जो हमारा है पंचायती राज्य की स्थापना वो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हमारा जो पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी भारत में। ठीक है, 1992 में। 42 नंबर क्वेश्चन। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? संघीय राज्य, देखो राज्य जो है वो बताना है। संघीय राज्य, जैसे ये हमारा लिखा था संघीय राज्य नहीं है तो ये नहीं है, तो ऐसे हमें इसको छोड़कर, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर हमें राज्य बताना है। 27, 28, 29, 30। तो भारत में अभी 28 संघीय राज्य। कितने? 28 संघीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है? भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं माय डियर स्टूडेंट? 9, 7, 10, 8। तो भारत में जो हमारे केंद्र शासित राज्यों की संख्या है वो 8 है। कितनी है? 8। ठीक है, 8। ओके। 44 नंबर क्वेश्चन। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में जो औरत है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, पंचायती राज संस्थाएं, मंत्रिमंडल या फिर हमारा विधानसभा? तो पंचायती राज संस्थाएं जो है वो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था देता है हमारा भारत में। ठीक है, तो ये हमारा 44 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये सारे हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 44 तक। तो अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और आप लोगों को ध्यान से समझना भी है। एक एक क्वेश्चन को इतनी ध्यान से समझो कि जितना ध्यान से आप लोग मूवी को देखते हो। ठीक है, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं और एक एक सीन को बता देंगे क्या कब हुआ, ऐसे आप पढ़ाई में भी एक एक क्वेश्चंस को बता दो, एक एक सीन को बता दो कि यार कब कौन सा क्वेश्चन आया तो मजा आए। तो ऐसे पढ़ो बिल्कुल मन लगा के, जो करो लाइक जब भी पढ़ रहे हो तो मन लगा के पढ़ो, आप कुछ भी खेल रहे हो तो मन लगा के खेलो, जो काम करो बिल्कुल से अपनी माइंड उसी पर रखो। ठीक है, जब तक पढ़ाई करो बिल्कुल से माइंड अपना रिलैक्स रखो इसी पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
1885 में, 1920 में, 1945 में, 1980 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना माय डियर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? कौन सा है जो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? कांसीराम साहू महाराज, बी आर अम्बेडकर या फिर ज्योतिबा फुले? बी आर अम्बेडकर या कांसीराम? तो कांसीराम जो है वो हमारा बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। ओके, चलो 47 नंबर, भारत में मताधिकार की आयु है? भारत में मत देने का मतलब वोट जिसे कहते हैं, ठीक है, तो मताधिकार की आयु कितनी है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो भारत में जो हमारा मत देने का या मताधिकार की आयु जो है वो हमारा कुल 18 साल है। 18 साल के अगर आप हो, 18 ईयर्स, तो आप मत देने के लायक हो और आप दे सकते हो, बट उसके लिए अपनी एक आइडेंटिटी बनवाई जाती है, वो जरूरी है। ठीक है। 48 नंबर, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त तो सभी रहेगा। स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर भी जरूरी है, प्रति व्यक्ति आय भी जरूरी है, साथ में हमारा व्यक्तियों का साक्षरता स्तर भी जरूरी है, उपयुक्त सभी जरूरी है। ठीक है, मतलब सारी चीजें जरूरी है। 49 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ देखो, इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? इन चारों में से कौन सा है जो एक विकसित देश है? विकसित, देखो ब्राजील है, भारत है, फ्रांस है, बांग्लादेश है। तो इन चारों में से जो हमारा विकसित देश है वो है फ्रांस। फ्रांस जो है वो एक विकसित देश है और आप लोगों को समझ में भी आ गया। देखो अगला क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश। तो इन चारों राज्यों में से हमारा जहां अधिकतम साक्षरता दर है वो केरल है। केरल में ज़्यादा साफ सफाई है और जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है। ठीक है, अन्य स्टेट के मुकाबले शिशु मृत्यु दर। देखो 51 नंबर, 50 हो चुका ना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है, रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्गमों के स्वामित्व, श्रमिकों की संख्या। तो वो जो है वो हमारा उद्गमों के स्वामित्व जो है वो सही है। ठीक है, यानी कि हमारा 51 का गा वाला सही है। 52 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्रा से प्राथमिक और प्रा से प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, तो 52 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में और आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि बहुत हार्ड है सर समझ में नहीं आता, समझ में तो पक्का आ रहा होगा। ठीक है, तो आ रहा है तो लाइक करते चलो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसको पढ़ सके। इतनी ज़्यादा मेहनत मैं आपको कर रहा हूँ तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, दिन रात आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, फिर आपके लिए ये अच्छी अच्छी वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत है? असंगठित, देखो कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, देखो ये सारे भैया संगठित हैं, बट कृषि जो है वो असंगठित है। इसमें ये नहीं पता कि हमें कितनी मिलेगी, कितना हमारा हानि होगा, कितना लाभ होगा, ये असंगठित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर, भारत में करेंसी नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो हमारा वो भारत में करेंसी नोट जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? 1960 में, 1980 में, 1970 में, 1950 में। बहुत बार पढ़ा रखा है और जो वायरल पेपर था उसमें भी बताया गया था कि 1970 में हमारा बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पता है? पता हो तो कमेंट करो, हो सकता है आगे क्वेश्चन मिले। 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1985। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है माय डियर स्टूडेंट वो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। ठीक है,
57 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों के विकसित देशों के लिए या विकासशील देशों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई वैश्वीकरण जो है वो विकसित देशों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हुआ है, विकसित देशों के लिए। ये देखो मैंने बताया था, हो सकता है आगे क्वेश्चन मिल जाए, तो आ ही गया कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई, वही नहीं सॉरी स्थापना आपको बताना है, मुख्यालय नहीं, ठीक है। वाशिंगटन सॉरी न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, ऑस्ट्रिया। तो माइंड स्टूडेंट, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो वो जिनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था, जिनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिनेवा में। 59 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित किया गया, 1982 में, 1984 में, 1985 में, 1986 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में लागू किया गया था। कब, 1986 में। 60 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सूचना पाने का अधिकार कब पारित हुआ। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में या अप्रैल 2007 में। तो अक्टूबर 2005 में हमारा सूचना पाने का अधिकार पारित हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपको सोशल साइंस के 60 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। कोई नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स लाने से। भाई 60 ऑब्जेक्टिव और वो भी टॉप ऑब्जेक्टिव। इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में 20 में 20 नंबर आएंगे। आप देख लेना, पेपर मिला लेना, पेपर देने के बाद। आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो सामाजिक विज्ञान की वीडियो तो लाइक करना, और ऐसे ही और किसी और सब्जेक्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर से प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो देखेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।